नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस रात ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे। पूरा शहर काले बादलों और ठंडी हवाओं से घिर चुका था। मैं जल्दी जल्दी पार्किंग की तरफ बढ़ा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रोज की तरह आज मैं समय पर घर नहीं निकल पाया था। ऑफिस में अचानक इतना काम बढ़ गया था कि पता ही नहीं चला कब शाम रात में बदल गई। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कें धीरे धीरे सुनसान होने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ बारिश ही की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं लगातार गाड़ी चलाए जा रहा था ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं, लेकिन तभी शहर से थोड़ा दूर एक वीरान रास्ते पर अचानक मेरी गाड़ी झटके के साथ बंद हो गई। मैंने कई बार कोशिश की मगर गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। मेरा माथा गुस्से और परेशानी से गर्म होने लगा। ऊपर से जब मैंने फ़ोन निकाला तो उसकी बैटरी भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब ना किसी को फ़ोन कर सकता था और ना ही मदद मांग सकता था। मैं गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ बारिश की बूंदें, ठंडी हवाएं और डरावनी खामोशी थी। थक हार कर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। तभी अचानक शीशे पर टक टक की आवाज हुई। मैं घबराकर बाहर देखने लगा। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी और बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। पहली नजर में मुझे लगा शायद उसे मदद चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह धीमी आवाज में बोली, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने हैरानी से पूछा, आप मेरी मदद करेगी? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा घर यहीं पास में है। इस मौसम में यहाँ कोई नहीं आता और आपकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे साथ चलिए। बारिश रुकने के बाद गाड़ी भी ठीक हो जाएगी और आप आराम से घर चले जाइएगा। कुछ पल के लिए मैं सोच में पड़ गया। अजनबी जगह, सुनसान रास्ता और सामने खड़ी यह रहस्यमय लड़की। लेकिन उस समय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने गाड़ी लॉक की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह लड़की बारिश में भीगी साड़ी संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज और बारिश की बूंदें उस वीरान रास्ते को और रहस्यमय बना रही थी। चलते चलते मैंने उससे पूछा, क्या आपका घर अभी बहुत दूर है? उसने बिना पीछे देखे जवाब दिया, बस थोड़े ही आगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी दूर चलने के बाद भी आसपास कोई बस्ती या घर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ दूर पर अचानक एक पुराना सा छोटा घर नजर आया, जिसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। और जैसे जैसे मैं उस घर के करीब पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हम दोनों वहां चले गए। लड़के ने घर का दरवाजा खोला और बोले, चलिए अंदर आइए। मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, डर भी लग रहा था। ऐसे किसी अनजान लड़की के साथ अचानक उसके घर के अंदर कैसे चला जाऊं? कहीं यह फिल्मों की तरह कोई भूतिया लड़की तो नहीं? मेरे मन में हजारों सवाल खड़े हो रहे थे। आगे क्या हुआ? अगर जानना चाहते हैं कि वह भीगी भागी सी लड़की कोई भूतिया लड़की निकली या सच में मददगार थी, तो सुनिए। उसने दरवाजा खोला और फिर बोली, आ जाइए अंदर। मैं डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर गया। घर में प्रवेश करते ही मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैंने सोचा कहीं कोई डाकू तो छिपा नहीं बैठा जो मुझे लूटकर मार डाले। मेरे मन में न जाने कैसी कैसी तस्वीरें और लोगों के डरावने चेहरे उभर रहे थे। मैं कई बार अपने ही काल्पनिक दुनिया में खो जाता। तब भी उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आप यहाँ बैठ जाइए, आप पूरी तरह भीग चुके हैं, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ, शायद आपको आ जाए। थोड़ी देर बाद वह कपड़े लेकर आई और मुझे थमा दिए। मैंने कपड़ों को देखा तो लगा कि यह तो बहुत ढीले होंगे, लेकिन करता भी क्या, भीगे कपड़ों में बैठना मुश्किल था। मैं कपड़े बदलकर बाहर आया। सच में वे कपड़े बहुत ढीले थे। मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कहीं गलती से गिर न जाऊं, कोई देख लेगा तो कितनी शर्मिंदगी होगी। जैसे तैसे मैं वहां पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी वह लड़की फिर आई और बोली, चाय ले लीजिए। उसने चाय का प्याला
मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से प्याला पकड़ा और होठों से लगाकर सुड़कते हुए चाय पीने लगा। डर और ठंड की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। प्याले से गड़गड़ की आवाज आ रही थी, जैसे वह अभी मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर जाएगा। मेरा डर लगातार बढ़ता जा रहा था। मेरे मन में आया, कहीं इस चाय में जहर तो नहीं मिला हुआ। थोड़ी ही देर में मेरी चाय खत्म हो गई। मैंने खाली प्याला पास रखी मेज पर रख दिया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद जहर धीरे धीरे असर करेगा। मैं तुरंत अपना गला पकड़कर बैठ गया। पता नहीं कब मेरी सांसें रुक जाए, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ गले से हटाया और सोचा, हो सकता है चाय में जहर न हो। शायद वह मेरा गला दबाकर या पेट में छुरी घोंपकर हत्या कर दे। मैंने डरते डरते चारों तरफ देखा, लेकिन वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं घबरा गया। आखिर वह अचानक कहाँ गायब हो गई? कहीं सच में वह कोई भूतनी तो नहीं थी? मैंने डरते हुए दूसरे कमरे में झांक कर देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि बालकनी में कोई खड़ा है। मैंने दोबारा ध्यान से देखा। वह वही लड़की थी। शायद उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे गई थी। वह पीछे मुड़ी और बोली, अरे आप यहाँ? आपकी चाय खत्म हो गई क्या? मैंने धीरे से कहा, हाँ खत्म हो गई। मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था, आप यहाँ थी। जैसे ही उसने कुछ बोलना शुरू किया, मेरे कदम फिर लड़खड़ाने लगे। वह लड़की मुस्कुराई और बोली, डरिए मत, यहाँ आ जाइए। मैं धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुनिए, मैं कोई भूतनी या लुटेरी लड़की नहीं हूँ। आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मैंने अचंभित होकर उसकी तरफ देखा और कहा, माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं नहीं, माफी मत मांगिए। यहाँ सब मुझे चुड़ैल या भूतनी ही समझते हैं। उसने हंसते हुए कहा। मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम मोहित कुमार है। और आपका? उसने बिना हाथ बढ़ाए ही जवाब दिया, मेरा नाम नंदिनी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। फिर मैंने अपना बढ़ाया हुआ हाथ धीरे से पीछे कर लिया और पूछा, आप इस घर में अकेली ही रहती हो? डर नहीं लगता आपको? यह सुनकर उसकी हंसी निकल गई। वह बोली, भूतनी को किसी से डर नहीं लगता। मैंने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मजाक अच्छा कर लेती हो आप। फिर मैंने पूछा, आप बताइए, आप यहाँ अकेली ही रहती हो? उसने खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए कहा, हाँ, मैं और मेरी तन्हाई यहाँ अकेले रहते हैं। आसपास अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उसकी मदद कर देती हूँ। मैं भी सब्जी लेने बाजार जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मैं रास्ते में रुक गई थी। तभी मैंने आपकी गाड़ी देखी। आपने शायद मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देख लिया था। आप वापस गाड़ी में जाकर बैठ गए थे, इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। मैंने धीरे से कहा, अच्छा अच्छा, मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। वैसे धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, वरना या तो मैं पूरी रात उस गाड़ी में बैठा रहता या बारिश में भीगता हुआ घर जाता। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ लोगों की मदद करती हूँ, धन्यवाद के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में उसके लिए सम्मान बढ़ने लगा। मैंने पूछा, आपकी कोई तो वजह होगी जो आप यहाँ अकेली रह रही हो। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, वजह तो है, और उसके पीछे एक लंबी कहानी भी है। मैंने उत्सुक होकर कहा, तो सुना दीजिए ना, क्या कहानी है आपकी? वह तुरंत बोली, नहीं नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बता दीजिए, शायद हमारी मुलाकात दोबारा कभी ना हो। अजनबी होने के नाते ही सही, दिल हल्का हो जाएगा। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा ठीक है। मेरी कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। वह धीमी आवाज में आगे बोली, आज भी मुझे सब कुछ याद है। हम गांव में बहुत खुशी खुशी रहते थे। हम ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन घर का गुजारा आराम से हो जाता था। पिताजी गांव में मुनीम का काम करते थे और माँ घर संभालती थी। मैं बड़ी थी और मेरा एक छोटा भाई था। मेरा बचपन यूं ही हंसी खुशी गुजर रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया।
उस दिन स्कूल से लौटते समय मेरी नज़र एक दुकान पर रखी मिठाइयों पर पड़ी। उन्हें देखकर मेरा मन ललचा गया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उदास होकर वहां से जाने लगी। तभी दुकान वाले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मिठाई चाहिए? मैंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है काका। वह मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे ही खिला दूंगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गया और मेरे साथ गंदा काम किया। मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। बाद में वह मुझे बाहर छोड़ गया। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। घर आने के बाद मैं गुमसुम रहने लगी। मैंने खाना कम कर दिया, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। एक दिन माँ ने मुझसे पूछा, बेटा, क्या बात है, आजकल इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? कुछ हुआ है क्या? मैं रोते हुए बोली, उसने उसने मेरे साथ गलत काम किया। माँ घबरा गई और बोली, कौन कौन है वो? मैंने रोते हुए कहा, वही दुकान वाला। मेरी बात सुनते ही माँ गुस्से में बोली, तुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? वे लोग पैसे वाले हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सुन, यह बात अपने बाबा को मत बताना, वरना बहुत गुस्सा करेंगे। मैं डर के मारे चुप हो गई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस समाज में लड़कियों को कितना कुछ सहना पड़ता है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो वे खुलकर बता भी नहीं सकती। मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया हो। मैं जिंदा होकर भी एक लाश की तरह जी रही थी। लेकिन मेरी माँ से मेरी खामोशी देखी नहीं गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पिताजी के पास ले गई। माँ ने पिताजी को सारी बात बता दी। यह सब सुनकर पिताजी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। फिर माँ और पिताजी के बीच मुझे लेकर बहस होने लगी। अगले दिन माँ मेरा हाथ पकड़कर सीधे उस दुकान वाले के पास ले गई और गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी भी तो बेटी होगी। मेरी बच्ची तेरी बेटी की उम्र की है। माँ उसे बहुत कुछ सुनाती रही, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहा। फिर अचानक वह आगे आया और जोर से चिल्लाकर बोला, अरे गांव वालों, आओ और देखो, ये औरत मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। उसकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। वह दुकान वाला ऊंची आवाज में बोला, क्या मैं अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ ऐसा काम करूंगा सिर्फ इसीलिए कि मैं पैसे वाला हूँ? ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर गांव वाले भी उसके पक्ष में बोलने लगे। कोई कह रहा था, हाँ सही बात है। कोई कह रहा था, इतने बड़े आदमी पर ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं। और मैं वहां खड़ी सबकी बातें सुनते हुए अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मेरी माँ मेरे लिए बोले जा रही थी, लेकिन अचानक वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। तभी पिताजी भागते हुए आए और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें चुप करवाने लगे। फिर उन्होंने सारे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, यह झूठ बोल रही है। जैसे तैसे करके वहां का मामला शांत हुआ, लेकिन मेरी वजह से माँ और पिताजी बहुत दुखी रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद पिताजी घर आए और माँ से बोले, मैं एक लड़का देखकर आया हूँ, परिवार ठीक है और दहेज भी नहीं ले रहे। बस उसके दो छोटे बच्चे हैं। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए बच्चों की देखरेख के लिए उसे पत्नी की जरूरत है। माँ यह सुनकर बोली, हम ऐसे किसी आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? अभी यह बहुत छोटी है, यह पढ़ना चाहती है, कम से कम इसका तो सोचो। पिताजी गुस्से में बोले, मैंने सबका सोचकर ही यह फैसला किया है। मैं रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। कुछ दिन बाद अच्छा सा मुहूर्त निकालकर शादी कर देंगे। माँ रोती रही, लेकिन पिताजी ने उनकी एक ना सुनी। उनकी बातें माँ के दिल पर तीर की तरह लग रही थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी उस इंसान से कर दी गई जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैं नाबालिग थी, सिर्फ 14 साल की। मुझे शादी जैसे रिश्तों के बारे में कुछ भी समझ नहीं थी। उस इंसान के दो बच्चे थे जो मुझसे सिर्फ 1-2 साल ही छोटे थे, लगभग मेरे हम उम्र। शादी के बाद जब मैं वहां गई तो मैं किसी को नहीं जानती थी। उस घर में मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं बस एक नौकरानी की तरह दिन भर काम करती रहती, लेकिन मुझ पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। और रात को शराब के नशे में धुत मेरा पिता की उम्र का वह इंसान मेरी आत्मा तक रौंद देता था।
हर रात मैं अंदर ही अंदर मरती रही। शादी को अभी 2-3 महीने ही हुए थे कि लगातार शराब पीने की वजह से उसके लीवर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी अचानक मौत हो गई। उसके मरते ही ससुराल वालों ने मुझे अपशकुनी कहना शुरू कर दिया। समाज के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि घर में कदम रखते ही अपने पति को खा गई। मैं बस सब सुनती रही, क्योंकि अब मैं मिट्टी की एक गुड़िया बन चुकी थी जिसमें न जान बची थी और न भावनाएं। पति की मौत के बाद मेरे ससुर, जेठ, देवर और यहाँ तक कि पड़ोसी भी मुझे गलत नजरों से देखने लगे। कोई न कोई हर हर रात मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करता और मुझे धमकियां देकर चुप करवा दिया जाता। हद तो उस दिन हो गई जब खेलते खेलते मेरे पति के एक बच्चे को चोट लग गई और उसकी हालत गंभीर हो गई, लेकिन उसका सारा दोष भी मेरे सिर पर मढ़ दिया गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि लोगों ने मुझे डायन कहना शुरू कर दिया। मैं जब भी घर से बाहर निकलती, बच्चे और औरतें मुझे देखकर भागने लगते और कहते, डायन आ गई, डायन आ गई। एक दिन गांव के किसी के घर पर काला जादू हो रहा था। काला जादू करने वाला बाबा वहां से भाग गया और लोगों ने मुझे ही दोषी समझ लिया। पहले ही लोग मुझे डायन समझते थे, अब उनका शक और मजबूत हो गया था। उन्हें लगने लगा गांव में जो भी बुरा होता उसके पीछे मैं ही हूँ। एक दिन गांव वाले मेरे घर आए और जबरदस्ती मुझे पकड़कर चौपाल में ले गए। मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। गांव वालों ने मुझे बीच चौपाल में रस्सियों से बांध दिया और मुझे जलाने की कोशिश करने लगे। तभी वहां खड़े किसी आदमी ने कहा, अगर इसे यहाँ जला दिया तो मरने के बाद यह भूत बनकर इसी गांव में घूमेगी और सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। इससे अच्छा है इसे गांव से बाहर निकाल दो। जहां जाना है जाए, लेकिन दोबारा इस गांव में कदम न रखे। फिर लोगों ने मुझे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं तब 18 साल की भी नहीं हुई थी कि इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ सह चुकी थी। यहाँ तक कि शादी के बाद मेरे माँ बाप ने भी कभी मेरी खैरियत पूछने की कोशिश नहीं की। मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, उन्होंने कभी जाना तक नहीं चाहा। फिर जैसे तैसे मेहनत करके मैंने यह छोटा सा मकान बना लिया। पिछले 2-3 सालों से मैं यहीं रह रही हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। लेकिन यहाँ आसपास के लोग मुझे भूतनी समझते हैं, क्योंकि मैं इस सुनसान इलाके में अकेली रहती हूँ। बस यही मेरी कहानी थी। शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर तक कांप गया। मैंने गुस्से में कहा, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, समाज में रहने लायक ही नहीं है। ये लोग समाज पर कलंक है। वह धीमे से बोली, छोड़िए, अब इन बातों का क्या फायदा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैंने गंभीर होकर उसकी तरफ देखा और कहा, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो ना। उस समय तुम नाबालिग थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं था। समाज में औरतों पर ऐसे ही अत्याचार होते हैं और वे चुपचाप सहती रहती है। कुछ औरतें तो आत्महत्या तक कर लेती है और कुछ मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। पर इसकी रोकथाम तो हमें खुद करनी चाहिए। और तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है? 18 साल? बस अभी तो तुम में समझने की शक्ति आई है। तुम अबला नहीं हो, खुद की रक्षा करना सीखो। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनकर लगा कि तुमने जिंदगी में हार मान ली है और इस सुनसान इलाके में छुपकर रह रही हो। अगर तुम चाहती ना तो पढ़ाई करती, आगे बढ़ने की कोशिश करती, तुम पर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकी। मैं समझ सकता हूँ उस समय तुम क्या करती। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह धीमी आवाज में बोली, कई बार समाज के साथ चलना पड़ता है। माँ बाबा भी समाज के पीछे भागे और मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो मेरे साथ चलो शहर, वहां पढ़ाई करना, आगे बढ़ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे अपनी छोटी और मासूम बहन जैसी लगी हो। मैं चाहता हूं कि एक अनजान भाई का फर्ज निभाऊं। वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, औरत और पुरुष का पवित्र रिश्ता भी समाज गलत नजरों से देखता है। बेशक आप मुझे अपनी बहन मानो,
फिर भी लोग गलत समझेंगे। मैंने कहा, लोगों का काम है कहना, अगर रिश्ते साफ हो तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, चलिए रात बहुत हो गई, आप सो जाइए, मैंने कमरे में आपके लिए बिस्तर लगा दिया है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो बारिश भी रुक चुकी थी। तभी उसकी आवाज आई, चाय लीजिए। मैंने उठकर चाय का प्याला हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे भाई बोला करो, वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरी कोई छोटी बहन भी नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराई। फिर मैंने कहा, अच्छा छोटी, अब जाने का समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए। आसपास किसी गैराज वाले को बुलाकर गाड़ी भी ठीक करवानी है। मैंने हाथ मुंह धोकर जैसे ही दरवाजा खुलकर बाहर निकला, तभी पीछे से आवाज आई, भैया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह दरवाजे पर खड़ी थी। मैं मुस्कुराया और बोला, वाह छोटी, तुमने मुझे भैया कहा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह बोली, भैया आप सब जैसे नहीं हो, आप सबसे अलग हो। अगर कभी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने जरूर आ जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ छोटी, जरूर आऊंगा और तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। शायद वह मुझ में अपना खोया हुआ परिवार ढूंढ रही थी। फिर मैं वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद गैराज वाले को बुलाकर मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई और घर लौट आया। लेकिन घर आने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। पूरी रात मैं बस यही सोचता रहा कि लोग कैसे कैसे होते हैं। औरत को लोग अपनी जागीर समझ लेते हैं, जब मन आता है उसके साथ गलत करते हैं और बाद में उसी औरत को बदनाम कर देते हैं, उसे डायन, अपशगुनी और न जाने क्या क्या कह देते हैं। एक औरत जितना दर्द सहती है उतना शायद कोई सह ही नहीं सकता, लेकिन समाज अक्सर उसके घावों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कता है। वह पूरी जिंदगी संघर्ष करती रहती है और बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ ताने, दर्द, अकेलापन। चाहे समाज कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं औरतों के लिए लोगों की सोच आज भी छोटी ही रह जाती है। दहेज, घरेलू हिंसा, रेप और छेड़छाड़ जैसे घिनौने अपराधों की शुरुआत भी यही समाज करता है, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसे भी चुप करवा दिया जाता है। मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं उसकी मदद करूं, उसे किसी अच्छे एनजीओ में दाखिल करवा दूं जहां वह पढ़ सके और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। लेकिन उसकी कही हुई बात भी सच थी। अगर कोई अनजान पुरुष किसी औरत की मदद करे तो समाज उसे गलत नजरों से देखने लगता है। लोग रिश्तों को समझने की बजाय उन पर उंगली उठाने लगते हैं। शायद इसी डर से मेरे कदम भी बार बार रुक जाते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, वह लड़की बचपन से इतने दर्द सहती आई है, फिर भी टूटी नहीं। उसने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द को सहा और आज भी अकेले संघर्ष कर रही है। मुझे यकीन था कि वह आगे भी डटकर और निडर होकर अपनी जिंदगी से लड़ती रहेगी। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ और अपने कुछ दोस्तों से ऐसे एनजीओ के बारे में पूछताछ करने लगा जो बेसहारा औरतों की मदद करते हो। लगभग 2 दिन बाद मुझे एक ऐसा एनजीओ मिल गया जो बेसहारा महिलाओं को पढ़ाता था, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता था और अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देता था। मैं तुरंत वहां गया, उन्हें नंदनी के बारे में सारी बात बता दी। अगले ही दिन एनजीओ की टीम उसके घर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। आज नंदनी अपने मुकाम पर है, वह पढ़ रही है, अपने पैरों पर खड़ी है और एक नई जिंदगी जी रही है। मैं कभी कभी एनजीओ से उसके बारे में पूछ लिया करता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि यह सब मैंने किया था, क्योंकि शायद वह किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती। मैंने बस एक अनजान भाई बनकर अपना रिश्ता निभाया। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन सच तो यह है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे चलती रहती है। सिर्फ उनके पात्र बदल जाते हैं और एक स्त्री का संघर्ष, वह तो जीवन भर चलता रहता है। क्या नंदनी की बर्बाद जिंदगी के लिए सिर्फ समाज जिम्मेदार था या उसके माता पिता भी? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।